ट्यून के इस वर्कशॉप में मैं नेहा निमिषा आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वर्कशॉप का विषय है ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे को होने वाली समस्याएं, जानिए क्या हो सकते हैं समाधान। और मेरे साथ बतौर एक्सपर्ट मौजूद हैं किरण तेवतिया, जो एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। काफी वर्षों से वो बच्चों की मदद भी कर रही हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं 18 पेटल्स की किरण को फाउंडर भी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है किरण आपका हमारे आज के इस वर्कशॉप में। धन्यवाद नेहा, मेरा इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। बिल्कुल। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि आज हमें इस वर्कशॉप में जिन मुख्य बातों के बारे में हम जानेंगे वो 3 अहम मुद्दों पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहला, ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों में किन प्रकार की समस्याएं देखी जा सकती हैं, उन समस्याओं से कैसे दिला सकते हैं बच्चों को निजात, और इसके साथ ही ऑनलाइन क्लासेस के दौरान किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये सारी बातें आज इस वर्कशॉप में हमें सीखने को मिलेंगी, हमें इससे जुड़ी जानकारियां हासिल होंगी। सबसे पहले तो डॉक्टर किरण, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस के चलते बच्चों में किन प्रकार की समस्याएं हैं जो देखी जा सकती हैं। आप इसके बारे में हमें बताएं। ओके, देखिए, अगर हम अलग अलग नेहा एज ग्रुप को देखें, ठीक है, सो अगर हम प्री स्कूल के बच्चों को देखें तो समस्या हो सकती है कि बच्चा अभी 30 मिनट 40 मिनट तक स्क्रीन के सामने ध्यान लगाते हुए पूरे फोकस के साथ देखते हुए नहीं कर सकता है। अगर वो स्कूल में भी जाता है तो हमें ये सोचना समझना जरूरी है कि वो बच्चा स्कूल में केवल एक जगह बोर्ड की तरफ ही नहीं देखता है, वो हर जगह देखता है। तो ये एक समस्या हो सकती है माता पिता के लिए भी और टीचर्स के लिए भी कि बच्चा बहुत सारे बच्चे प्री स्कूल में जो मेरे पास भी केसेस आते हैं, बच्चा फोकस बायोलॉजिकली भी फोकस एक जगह बैठ के टीचर ने पूछा तुम उसी समय जवाब दो करने की क्षमता मुश्किल होती है। जबकि अगर वो फिजिकल क्लास में होता वही बच्चा, तो चांसेस बहुत होती है कि टीचर अगर उसके पास जाती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है, वो जो अगर ड्राइंग नहीं भी कर रहा है या एक्टिविटी नहीं भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कई बार वो अपने दोस्त को देख के पार्टिसिपेट करता है, या फिर टीचर उसको थोड़ा सा हेल्प मदद करती है, तो वो एक दूसरा एडल्ट है जो कि माता पिता नहीं है, तो ट्रिगर नहीं हो रहा है, राइट। तो वो उसकी उनकी बातें समझने और सुनने की उसकी क्षमता भी बढ़ती है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्री स्कूल में कई बार माता पिता के लिए भी समस्या हो जाती है जब वो अपने बच्चे को ज्यादा बात करते हुए नहीं देखते टीचर के साथ स्क्रीन के पीछे, और एक तो किसी और बच्चे को देखते हैं, तो उनके लिए समस्या हो जाती है कि क्या मेरे बच्चे में कुछ कमी तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्यों मेरा बच्चा बात नहीं कर रहा है। एक कंपैरिजन वाली समस्या सिचुएशन हो जाती है। अब अगर प्राइमरी सेक्शन के बच्चे देखें नेहा, तो प्राइमरी सेक्शन में जनरली राइटिंग, लिखना, उसमें समस्याएं देखी गई हैं, जहाँ पे कि बच्चा का जो मोटिवेशन है, जो अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि नहीं मुझे टीचर को दिखाना है, मुझे ये खत्म करना है, मेरे दोस्त को कल स्टार मिला था, मुझे भी वो स्टार चाहिए, या टीचर ने बड़े प्यार से मुझे देखा था, तो वो वाली मोटिवेशन कई बच्चों को स्क्रीन में नहीं आ पाती है। तो बहुत सारे माता पिता मेरे पास ये समस्या लेके आते हैं कि बच्चे का लिखने की तरफ रुझाव कम हो गया है। लैंग्वेजेस में भी नेहा फर्क देखा गया है। जो बच्चे की प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, चाहे वो अगर जो बच्चा घर में हिंदी बोलता हो तो अंग्रेजी समझने में उसको तकलीफ हो सकती है, वही बच्चा अगर स्कूल में जा रहा होता तो उसको वहां पे, क्योंकि 2 से 3 घंटा वो एक सिचुएशन में वो लैंग्वेज को देख रहा है, बाकी बच्चों को बोलते हुए देख रहा, सुन रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो उसकी लैंग्वेजेस के लिए रुचि भी बढ़ती है और अपने आप सीखना भी, बच्चे का सीख भी बढ़ती है। तो एक वो लैंग्वेजेस का हो जाता है। तीसरा प्रॉब्लम कई बार बच्चों का, स्पेशली प्राइमरी सेक्शन, क्योंकि नया नया इंटरनेट मिला है, तो कई बार वो ऐसी वेबसाइट में भी चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें ऑब्जेक्शनेबल या एडल्ट कंटेंट्स की तरफ भी कहीं ना कहीं उनको एक एक्सपोजर मिलता है। सो ये प्राइमरी सेक्शन का मैं संक्षिप्त में आपको बता रही हूँ। सेकेंडरी का चैलेंज ये हो जाता है कि कहाँ पे मेरा ऑनलाइन क्लासेस का समय खत्म हुआ है,
कहाँ पे मैं अपने थोड़ा-सा दूसरी विंडो में कुछ और करना शुरू कर दूँ, तो उनका जो टोटल टाइम है, समय है डिवाइसेस का, वो काफ़ी बड़ा है इस समय में नेहा। इतना बढ़ गया है कि कुछ जगहों में जहाँ पे स्कूलें खुल गई हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे सेकेंडरी के बच्चे इतनी पहल नहीं कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए। वो खुश है कि मैं ऑनलाइन में ही ठीक हूँ, मुझे ऑनलाइन में अच्छा लग रहा है। वो बच्चे घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। उन्हें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि डिवाइसेज़ के लिए जो एक कनेक्शन और जो एक एडिक्शन जिसे बोलते हैं, उसके बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम एडिक्शन की ही केवल बात करें, राइट, या तो उसमें पूरी कोई भी एज ग्रुप देखो नेहा, उसमें आपको कहीं न कहीं चाहे वो शारीरिक ग्रोथ हो, चाहे वो मानसिक ग्रोथ हो, चाहे उनका जो समय होना चाहिए जहाँ पे वो बाकी एक्टिविटीज़ में देना चाहते हैं, उसमें उनका कहीं न कहीं इम्पैक्ट आता है। तो ये संक्षिप्त में आपको अलग-अलग एज ग्रुप के हिसाब से बता रही हूँ। अभी जैसे-जैसे वर्कशॉप आगे बढ़ेगी, डेफिनिटली हम इन सब चीज़ों पे और डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल, इसके साथ ही जैसा कि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी बताया है किरण, बच्चों में कहीं न कहीं ये जो डिवाइस एडिक्शन है, ये ऑनलाइन क्लासेस के जिस तरीके से बच्चों के सारी स्कूलिंग, कोचिंग्स केवल ऑनलाइन हो रहे हैं, कहीं न कहीं जो डिवाइस का एडिक्शन है, वो भी बच्चों में देखने को मिल रहा है, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो पेरेंट्स के लिए एक बड़ी समस्या भी बन रही है। बच्चे जहाँ पर डिवाइसेज़ से सीख भी रहे हैं, वहीं उसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं, जानकारी के अभाव में। इसके साथ ही हम आप सभी पेरेंट्स को बताना चाहेंगे कि हम अभी किरण तेवतिया, साइकोलॉजिस्ट और को-फाउंडर 18 पेटल्स के साथ पेरेंट ट्यून के इस वर्कशॉप में चर्चा कर रहे हैं और विषय है ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को होने वाली समस्याएं। जानिए क्या हो सकते हैं समाधान। हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर जो गाजीपुर से पीहू लिख रही हैं। पीहू हुँ, लिखती हुँ। हैं, हेलो मैम, मेरी नीस 9 साल की है। पहले वो बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स लाती थी, मगर जब से कोविड हुआ है उसका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा है। पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहती, क्योंकि जब बच्चों के टेस्ट होते हैं तब सब चीटिंग कर करके लिखने लग जाते हैं। स्टार्टिंग में मैं उसे चीट नहीं करने देती थी, पर अब जब उसके दोस्तों से बात होती है तो वो सभी कहते हैं चीट कर। जब वो बच्ची की अपने दोस्तों से बात होती है तो वो कहती है जब सभी चीटिंग करते हैं तो मैं क्यों नहीं करूं। अब वो मेरे कंट्रोल से बाहर होने लग गई है। मैं प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये कितना गलत है और तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, मगर वो बिल्कुल भी नहीं समझती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस सिचुएशन को मैं कैसे डील करूं, आप कृपया मुझे बताएं। मेरी एक ही बेटी है, मैं उसके भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। राइट। अम, पीहू, पहले मैं बच्चे के उम्र को मद्देनज़र रखते हुए ये बताना चाहूँगी कि 9 साल के बच्चे के हिसाब से जो मोटिवेशन है बच्चे का, कि मुझे इसलिए पढ़ना है कि मम्मी खुश हो जाए, यही मोटिवेशन रह जाता है। टीचर का मोटिवेशन, दोस्तों का मोटिवेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और छोटे बच्चों को जनरली अगर हम बड़ी बातें करें, देखो फिर तुम आगे जाके तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें फिर 10th क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, इतने दूर की बातें भी उनको इतना मोटिवेट नहीं कर पाती हैं। इनफैक्ट पीहू, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, एक 10 साढ़े 10 साल का बच्चा जब अभी अभी पिछले 3 हफ्ते से जब स्कूल जाने लग गया, तो पिछले 2 साल में उस बच्ची ने पहली बार अपने पेरेंट्स के साथ आके बोला कि मुझे 2 नोटबुक और चाहिए स्कूल के लिए। और इतने सारे पेपर्स एक दिन में लिख डाले कि पेरेंट्स को भी बिलीव नहीं हुआ कि ये तुमने ही लिखा है या किसी दोस्त से लिखवाया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इन पर्सन स्कूल है उसका कितना पावर है। और उसका कितना इनर मोटिवेशन। तो पहला तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपके विसिनिटी में, अगर आपके नेबरहुड में लॉकडाउन हटता है और स्कूल खुलती है, तो कृपया ज़रूर बिना ये झिझक के, बिना डर के, बच्चे को मास्क पहना के, समझा के, 9 साल के बच्चे काफ़ी हद तक रूल्स फॉलो करने की क्षमता रखते हैं, ज़रूर फिजिकल स्कूल में भेजिएगा, बिना झिझक के कि हम भेजें कि नहीं भेजें। कई पेरेंट्स का डेफिनेटली ये तकलीफ भी आया है कि स्कूल बसेस चालू नहीं हुई है तो खुद छोड़ के जाना लाना पड़ता है, बट कृपया प्लीज थोड़ा सा वो पेन लीजिए, क्योंकि बच्चे के लिए वो बहुत अच्छा है। अब ये बात करें कि लॉकडाउन में जो हमारे सामने जो सिचुएशन है, ऑनलाइन स्कूलिंग से एक फायदा ये है कि बच्चा का रूटीन बना रहता है मोटा मोटा, और
थोड़ा सा जो भी बच्चा जब भी ध्यान देता है तो अटेंशन एंड फोकस रहता है। उसके अलावा मेरा ये सुझाव रहेगा कि जब बच्चा ये बोलती है कि बाकी लोग चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि 9 साल का बच्चा कई बार रीजनिंग की जो उसकी क्षमता होती है, अपने लॉजिक देने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। थिंकिंग बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है। तो वो कई बार नहीं मैं ही ऐसा क्यों करूँ? तो जो उसके व्हाई वाले क्वेश्चंस हैं, ये उम्र होती है बच्चों की मोरल एजुकेशन भी सीखने की। तो इसको अगर आप बुरा नहीं मानते हुए ले और ये मानते हुए कि नहीं नहीं ये कितना बड़ा गलत काम कर रहा है बच्चा, नकल कर रहा है, इसको इतना बड़ा नहीं मानते हुए केवल ये सोचते हुए कि बच्चे को सीखना है, ये सोचते हुए अगर उसके डिस्कशन में बैठे कि अच्छा सो आप वो जो कंपैरिजन कर रहे हैं उसको अलग रखते हुए कि ओके मैं समझती हूँ, बट आप बताइए आप चीटिंग क्यों कर रहे हैं? आप ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, आपको लगता है कि चीटिंग नहीं करेंगे तो आपको इतने मार्क्स नहीं आएंगे, फिर आपको क्या लगता है कि मम्मी आपको डांट मारेंगी? से हमें ये भी समझना पीहू जरूरी है कि वो बच्चा को इतना प्रेशर और इतना स्ट्रांगली क्यों सोचती है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। डेफिनेटली वो अपने लिए नहीं सोचती है, वो इसलिए सोचती है कहीं ना कहीं उससे किसी और को जिसको वो प्यार करती है उसको बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसको बात करते हुए ये बता सके कि बेटा आपका जो भी मार्क्स है, एग्जाम ये दिखाता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है उस टॉपिक का, राइट? सो जो भी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी बात है कि अगर हमें पता है कि मुझे 10 सवाल में से 4 ही आते हैं, सो जो बाकी 6 सवाल है उसके जो टॉपिक्स है उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे घर में, फिर हम वो बाकी 6 सवाल भी करेंगे और हमें 100% आएगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लेते हुए, ये बिना सोचे कि अभी से बच्चा नकल कर रहा है तो आगे जाके क्या करेगा। डिवाइसेस का चैलेंज ये हो गया है कि बच्चा कहीं ना कहीं घर से बैठे हुए आराम से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ जो एक मोरल होता है जो बच्चा स्कूल में सोचता है कि अरे देखो वो नकल कर रही है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बच्चा बहुत सेफ फील करता है। तो अगर वो बुक साथ में है तो देखने में बच्चे को इतना ज्यादा नहीं लगता है। मैं आपको एक छोटा सा और एग्जाम्पल दूंगी पीहू, जिससे आपको थोड़ा ये कॉन्फिडेंस आए कि ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर अभी नकल कर रही है तो वो हमेशा नकल करती ही रहेगी। एक बच्चा 12-13 साल का बच्चा जब पहले बार स्कूल गया भी लॉकडाउन के बाद 2-3 दिन तक, तो वो अपना स्टाइल वगैरह जो यूज टू हो गए थे 2 साल तक, वो बाल सीधा सीधा करके गया। धीरे धीरे रोज जब टीचर ने बोला बेटा बाल को पीछे करना है, तो 4-5 दिन के बाद बच्चे ने अपने तरफ से पेरेंट्स को बोला कि नहीं आप मुझे हेयर बैंड ला के दो। तब तक वो बच्चा टीचर के हाथ बोलता रहा नहीं मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों करना है। तो आप समझ रहे हैं कम्युनिटी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। सो आप गुस्सा मत करें बच्चे के साथ जब आप देखते हैं कि वो नकल करते हैं, आप प्यार से उनको समझाएं। एंड क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है, जैसे भी बच्चा जवाब दे रहा है उसकी चिंता ना करे, उसके बाद जो भी टॉपिक चल रहा है आप उससे बच्चे के साथ बैठ सकते हैं, देख सकते हैं कि बच्चे के कंसेप्ट्स कितने क्लियर हैं। बट अगर बच्चा जितना लिख रहा है आप मोटिवेट करते हुए उसको वहां पे छोड़ दीजिए। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस देंगे, क्योंकि आप माता पिता भी हैं, आपका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कनेक्टेड भी कैसे रहे बच्चे से। आप अगर टीचर भी बन जाएंगे, बच्चे के कुक भी बन जाएंगे, उसके ड्राइवर भी बन जाएंगे, तो आप कितना प्रेशर ले रहे हैं। आपके पास टाइम तो 24 घंटे ही है। सो उतना पेन लीजिए जितना कि कनेक्शन बना रहे, क्योंकि जैसे जैसे ये खुलेगा, जैसे जैसे बच्चा वापस ऑफलाइन इन पर्सन स्कूल में जाएगा, बच्चों की मोटिवेशन वापस विद इन 2 to 3 वीक्स वापस उनका उत्साह आएगा इस उम्र में। सो इस पे जरूर कॉन्फिडेंस रखे। तो आई रियली होप यू इससे आपको मदद मिलेगा। बिल्कुल, इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, मैं आपको बताऊं, अगला प्रश्न लिखा है वृंदा महाजन ने, और वृंदा लिखती है, हेलो मैम, क्या आप ऐसे 5 इजी टिप्स दे पाएंगे जिन्हें रोज फॉलो करने से मेरी 11 साल की बेटी की फोन देखने की जो आदत है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। वो चाह कर भी इस एडिक्शन को छोड़ नहीं पा रही है, मैं क्या करूं, कृपया कुछ सुझाव दें। वृंदा आपने मेरे से इतना डिफिकल्ट सवाल किया, आपने मुझे 5 टिप्स में बांध दे रहे हैं आप मुझे, बट मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी। देखिए 11 साल का बच्चा है, एक नेचुरल अट्रैक्शन डिवाइसेस के लिए बच्चों का रहता ही है, और जो भी यूट्यूब है या वीडियो गेम्स हैं या व्हाट्सएप, जो भी टूल्स बच्चा कर रहा है, स्नैपचैट, वो सारे टूल्स
सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कंपनी से बनाए हैं और उन्होंने इस हिसाब से बनाए हैं कि बच्चा उनसे अट्रैक्टेड रहे। सो आप हैं, वृंदा बच्चा है, राइट, और वो कंपनीज हैं जिनका जॉब है कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो अपने साथ ज्यादा से ज्यादा समय के लिए रख सके। वो डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं। जब आपका बच्चा जब किताब पढ़ता है तो जब वो खत्म हो जाती है तो बच्चे को लगता है कि अब मैंने ये किताब खत्म कर दी है, एक सेटिस्फैक्शन आता है। जब बच्चा खेलने कोई गेम शुरू करता है, लूडो हो, बाहर कोई फुटबॉल मैच हो, जब वो खत्म हो जाता है तो एक सेटिस्फैक्शन आता है। जब बच्चा डिवाइसेस में है तो सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं आता है, क्योंकि वो एक चीज वीडियो खत्म कर रहा होगा, तभी वो जो जिस तरीके से डिजाइन किया गया है वो खत्म होने के जैसे वो खत्म होने वाला होगा वो दूसरा आना शुरू हो जाए कि तुम ये भी देखो। तो आप सोचिए बच्चे को कितना तकलीफ और कितना बड़ा सेल्फ कंट्रोल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से, जहां पे वो सोचे कि अब मुझे ये छोड़ देना है। ये एक टीयरिंग, अपने आप को खींचना पड़ता है बच्चे को कि अब मुझे बंद करना है। तो अगर आप ये बच्चे को क्योंकि 11 साल का बच्चा थोड़ा सा बड़ा भी होता है, एडोलेसेंट के काफी नजदीक में होता है, तो ये चीजें समझ सकता है। आप बच्चे पे कॉन्फिडेंस रखिए कि बच्चा ये सारी चीजें जो मैंने आपको भी बोली हैं कि ज्यादा देर डिवाइसेस में रहने से क्या असर होता है, और मुझे ये चिंता है एज अ पेरेंट कि आप बाकी एक्टिविटीज में आपका समय मैं चाहती हूँ कि आप वहां पे भी दे, क्योंकि बॉडी को डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन को डेवलपमेंट के लिए आपको उन सब चीजों की जरूरत है। आप मुझे बताएं, बच्चे पे कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है, तो आप मुझे बताएं कि आपको कितना समय चाहिए डिवाइसेस पे पर डे। उस प्लेटफॉर्म से शुरू कीजिए, आप क्या क्या चीजें वहां करने वाले हैं, और बच्चे को ये सेंसिटाइज भी करते हुए कि उन डिवाइसेस में जो एप्स बच्चा कर रहा है या जो भी वेबसाइट में बच्चा जा रहा है उनका इम्पैक्ट क्या होता है। तो बच्चे को बैठते हुए अगर आप समझाएंगे, बच्चे को नेगोशिएट अपने साथ लेते हुए चलेंगे और ताना देने से बचेंगे कि तुम हमेशा डिवाइसेस पे ही रहते हो, कभी पढ़ाई नहीं करते हो। तो कई बार नेहा क्या होता है कि हम लोग इनको दोनों को विलन बना देते हैं एक दूसरे का, कि अगर तुम डिवाइसेस पे हो मतलब तुम पढ़ाई नहीं करो। उन दोनों टॉपिक को अलग रखे। पढ़ाई ही नहीं, बच्चा सो भी नहीं रहे हैं, बच्चे खाने भी नहीं खा रहे हैं, बच्चे बाहर खेलने भी नहीं जा रहे हैं, बच्चे आपके साथ हग, प्यार, मोहब्बत वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को देखिए कि बच्चा क्या कितने सारे ऐसे मौके हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए अच्छे हैं जो वो नहीं कर पा रहे हैं। सो हर चीज का बैलेंस करते हुए आप बच्चे को समझाएं, और जहां पे भी हो एज अ पेरेंट आप कंट्रोल डालने की कोशिश जरूर करें। फिजिकल पुशिंग पुलिंग की बजाय मेरा ये रहेगा कि अगर आप बोले कि बेटा इस टाइम पे फिर हम ये ऑफ कर देंगे, और अगर बच्चा बोलता है मुझे 1.5 घंटा रोज चाहिए, तो अपना जो कंसर्न है नेगोशिएट करते हुए उसमें करिए। बट फिर भी जस्ट बिकॉज वृंदा बच्चे ने बोला मुझे 1.5 घंटा चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे उसका 1.5 घंटा खत्म होने वाला होगा तो वैसे ही एक दूसरा वीडियो आएगा, तो बच्चा सोचेगा 10 मिनट और देख लेती हूँ, फिर मैं बंद कर दूंगा, राइट। सो आपको ये समझना पड़ा। फिर आप आए, फिर आप बोले बेटा अपना टाइम हो गया है, इसको बंद करेंगे। बट आप विश्वास देते हुए बोल रहे हैं, क्योंकि आप ये विश्वास दिखा रहे कि मेरा बच्चा बंद करने की काबिलियत रखता है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करेंगे वृंदा कि मुझे कॉन्फिडेंस है तुम ये कर सकते हो, तो बच्चे की चांसेस ज्यादा होती कि वो धीरे धीरे जरूर कर पाएंगे। अगर आप इससे आएंगे कि मुझे शक है तुम नहीं कर सकते हो, तो भी चांसेस ज्यादा है कि वो नहीं करने की तरफ में जाएगा। तो आप समझ रहे शक और कॉन्फिडेंस का कितना फर्क पड़ता है बच्चे के ऊपर। सो आई रियली होप वृंदा इससे आपको मदद मिलेगी। 11 साल के बच्चे को थोड़ा सा मैच्योर जरूर समझिए, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उस उम्र के। थैंक यू। बिल्कुल, इसके साथ ही हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो सिमी आहूजा ने लिखा है। और सिमी लिखती हैं, नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? मुझे अपनी बहन की बेटी के बारे में जानना है। उसकी उम्र अभी 7 साल है। उन्होंने लिखा है कि टेबल लर्न होने में, मैथ्स में उसे काफ़ी सारी समस्याएँ आती हैं। मैथ्स के कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जो समझने में उन्हें टाइम लगता है। पहले दिनों जब हमारे यहाँ रहने आई थी, तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस हमने दिलवाई थी। तो उसकी मैम डॉजिंग टेबल्स पूछ रही थी और वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। और इसके साथ ही हिंदी की टीचर ने रीडिंग के लिए भी कहा, तो वो रोने लग पड़ी। थोड़ा रुक-रुक कर रीड कर पाती है, मात्राओं को समझने में काफ़ी कन्फ्यूजन्स होता है, उसे डांस का बहुत ज़्यादा शौक है। मैंने बहुत समझाया उससे और साथ ही उसकी टीचर्स से भी बात की।
दोनों टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट रहती हैं। वो जैसा कहती हैं और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कहा, "क्लास में सभी करते हैं तो आपकी भांजी क्यों नहीं कर सकती है? इससे हमारी बच्ची बहुत डीमोटिवेट हो रही है। मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ उस बच्ची की? टेबल्स लर्न करती है मगर उससे हो नहीं पाते हैं। रीडिंग करने की भी कोशिश करती है मगर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है। मैं कैसे मदद करूँ? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें।" राइट। अब इससे में बहुत अच्छा आपने इसमें स्कूल के पर्सपेक्टिव से भी बात किया है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है सिमी कि अनलेस टीचर्स पिटाई ना करे बच्चों की या बहुत ज़्यादा अपशब्द बोलना, वो एक अलग हो गया। बट अदरवाइज सबसे ज़्यादा फ़र्क बच्चे को इससे पड़ता है कि मेरे माता-पिता मेरे बारे में क्या सोचते हैं, राइट? सो 7 साल की उम्र अभी भी बच्चा छोटा है, सेकंड स्टैंडर्ड या उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड उसमें होगा बच्चा। सो कई बार हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो मैथ्स इन एनी केस ऑनलाइन स्कूलिंग में मैथ्स और लैंग्वेजेस बहुत सारी ऐसी स्टडीज है जिन्होंने दिखाया है कि बच्चों का मैथ्स और लैंग्वेजेस में फ़र्क आया है। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि फोकस एरियाज क्या होने चाहिए जो आप कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि हमें टीचर्स पे डालना, जैसा मैंने आपको बोला, अगर पिटाई नहीं कर रहे हैं टीचर्स और अपशब्द नहीं बोल रहे हैं तो आपको थोड़ा-सा ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने लेवल पे बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएँ? कहाँ पे देखें कि बच्चे को इतना, जैसे आपने बोला कि बच्चे को जब टीचर पढ़ने के लिए बोलती हैं तो वो रोने लग जाती है, दुखी हो जाती है। तो ये दुखी होने को कैसे मदद करें उसको? सो उसमें मेरा ये सुझाव रहेगा कि पहला तो जब टीचर बोल रही हैं बच्चे को और वो दुखी हो रही है तो आप बस बच्चे के साथ हैं और आपने हाथ रखा हुआ और आप बच्चे को कुछ भी मदद नहीं कर रहे हैं और आप ये भी नहीं बोल रहे कि आप तकलीफ में आ रहे हैं कि बच्ची क्यों नहीं बोल रही है। आप शांत हैं, आप बच्चे और टीचर के बीच में छोड़ रहे हैं, लेकिन आप बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है या कंधे पे हाथ रखा हुआ है या जितना भी वीडियो में अलाउड है, उतना आप साथ में बैठे हुए हैं। उससे भी बच्चे को बहुत ताकत मिलती है। उससे भी बच्चे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है, सपोर्ट है। साथ में बैठने का मतलब ये नहीं होता है सिमी कि आप एग्री करते हैं बच्चा जैसे कर रहा है, लेकिन सपोर्ट बहुत फ़ायदा होता है। फिर जब वो क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, तब आप ज़रूर बच्चे से बात कर सकते हैं कि बेटा आप दुखी हो रहे थे, क्या हो गया था? क्या सोच रहे थे आप? अच्छा ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया। जो भी बच्ची अपने उम्र के हिसाब से बताएगी आपको। फिर आप बोलते हैं अच्छा चलो ऐसा करते हैं, हम ये चैप्टर साथ में पढ़ते हैं, राइट? फिर ये चिंता मत कीजिए क्योंकि 7 साल थोड़ी छोटी उम्र होती है, ये चिंता मत कीजिए कि बच्ची पढ़ पा रही है कि नहीं पढ़ पा रही है। अगर आप वही चैप्टर पहले उसका उत्साह बढ़ाने के लिए, जहाँ बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं मौसी, जैसे आपने बोला बहन की लड़की, या नहीं मम्मी मुझे ऐसा नहीं करना है, सो आप बोले चलो मैं पढ़ती हूँ। फिर जैसे स्टोरी टेलिंग की जाती है, पहले 7 साल में बच्चे के ऊपर रीडिंग का बहुत फोकस होना चाहिए, स्टोरी रीडिंग का, जहाँ पे आप बहुत सारी कहानियाँ पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी की कहानियाँ, हिंदी की कहानियाँ पढ़ रहे हैं, उससे बच्चे को बहुत फ़ायदा होता है, शब्द बनते हैं। जब आप रीड करते हैं तो बच्चा जब देखता है कहानी की तरफ धीरे-धीरे, जब आप हर बार किताबें और पढ़ते हैं, बच्चे की नज़र ज़रूर जाती है अक्षरों पे। आप चाहे तो आप ये भी बच्चे को धीरे-धीरे चैलेंज दे सकते हैं, जैसे-जैसे बच्चा आपका जुड़ता है कि बेटा अच्छा ये मैं 4 लाइन पढ़ी, जैसे-जैसे आप देखते हैं, जैसे जब आपने वो चैप्टर पढ़ना शुरू किया, बच्चे का प्रोत्साहित करने के लिए आपने पहले एक पैराग्राफ खुद पढ़ा, फिर बच्चा आपसे जुड़ गया, राइट? फिर आपने थोड़ा-सा बच्चे को चैलेंज किया। स्ट्रैटेजी क्या है सिमी कि आपने पहले सारी एक्सपेक्टेशन छोड़ दी, आपने बोला चलो मैं पढ़ती हूँ आपके लिए, और आपने पूरी कर, फिर आप धीरे-धीरे जैसे बच्चा आपसे जुड़ा, आपने धीरे-धीरे एक्सपेक्टेशन दोबारा बढ़ाया। चलो अब ये इस पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, जहाँ भी मैं पढ़ रही हूँ आप वहाँ पे अंगुली रखना, फिर मैं जहाँ स्टॉप करूँगी आप बताना मैं कहाँ पे हूँ। तो आप सोचिए, केवल आप पढ़ रहे हैं लेकिन बच्चे की नज़र है उन शब्दों पे। विजुअल का इतना पावर होता है सिमी कि जब बच्चा दूसरे को भी कोई चीज़ करते हुए देखता है, वो सीखता है। हम कई बार क्या सोचते हैं, बच्ची पढ़ेगी तभी वो सीख पाएगी, राइट? और हम इतना फ़ोकस उसमें डाल देते हैं कि बच्चा ये सोचने लग जाता है कि ये चीज़ तो मैं कर ही, या तो ये सोचने लग जाता है ये चीज़ मैं कर ही नहीं सकती हूँ, या ये सोचने लग जाता है ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दोनों चीज़ों में अगर बच्चा अपने ऊपर लेबल लगाने लग जाता है, अपने ऊपर एक छाप लगा देता है, तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चे को उस छाप से बाहर निकलने के लिए।
तो बच्चे पे कभी भी छाप मत लगाइए तुम हिंदी में बहुत वीक हो। ऐसे ऐसे बच्चे हैं सिमी जो 3rd 4th स्टैंडर्ड तक जो फिजिकल स्कूल जाते थे लॉकडाउन के टाइम पे, उनकी नोटबुक्स में थोड़ा लिखा उन्होंने, फिर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, फिर आ रहा है, बट अभी जब वो 8वीं 9वीं क्लास में है तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो आप कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर आपने लर्निंग की तरफ पॉजिटिविटी रखा है, चलो हम करते हैं, चलो फ्लोर पे मैथमेटिक्स जैसे चलो फ्लोर पे लिखते हुए करते हैं, एक टेबल लिखी आपने, चलो अब जंप करो, अभी 2 4 पे जंप करो, फिर बच्चा 2 से 8 पे जंप करेगा, अच्छा अभी वापस 2 3 पे जंप करो, आपने अलग अलग शब्द लिखे हुआ, अलग अलग नंबर्स लिखे, क्रिएटिव बनिए। वो क्रिएटिविटी स्कूल में आना बहुत मुश्किल है सिमी, क्योंकि वो 1 to many टीचिंग मॉडल है और ऑनलाइन है, राइट। सो 1 to many में बहुत टफ हो जाता है। आप 1 to 1 में हो, आप बच्चे के साथ एक एडल्ट एक बच्चा है, तो आप और ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, आप बच्चे की स्पीड के साथ जा सकते हैं, राइट। सो जैसा मैंने कपल ऑफ चीजें बताया, अगर मुझे जिस बोलना हो, रीडिंग पे फोकस करें, चाहे आप पढ़े चाहे बच्चा पढ़े, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाए कि आप अंगुली चलाओ, फिर दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अब एक लाइन मैं पढ़ूंगी एक लाइन आप पढ़ो, राइट। रीडिंग पे फोकस करें, बच्चे की मात्राएं अपने आप हो जाएंगी, ज्यादा इस पे फोकस नहीं करिए चलो तुम्हें मात्राएं नहीं आती अब तुम 10 बार लिखो, फिर पेन, पहले बच्चा रीडिंग तो सीखेगा ना राइटिंग से पहले। दूसरा, मैथमेटिक्स में बच्चे को ज्वाइन करते हुए थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए आप करें, थोड़ा अलग तरीके से करें। अगर कहीं ना कहीं अगर एडिशन आ रहा है, एडिशन का क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आसपास चीजें देखते हुए करें कि चलो तुम 7 स्पून लेके आओ, राइट, फिर तुम 12 क्रेयॉन लेके आओ। अब बताओ अगर आपके पास 7 स्पून है और 12 क्रेयॉन और ऐड किए तो कितना हुआ, बच्चे को विजुअली देखने तो दीजिए कि 12 + 7 चीजें होती कितनी है, उसको देखने दीजिए 100 होता कितना है नंबर, बच्चे किताब में देखते हैं 100, फिर 1000 होता कितना है, ये तो मैथमेटिक्स एक बहुत प्रैक्टिकल चीज। जब आप शॉपिंग के लेके जाते हैं तो बच्चे को पेंसिल खुद लेने दीजिए, 10 रुपए दीजिए, उससे फिर बात कीजिए बेटा अभी आपको कितने पैसे मिलेंगे, अपने आप सब्ट्रैक्शन आएगा, प्रैक्टिकलिटी लाए तो बहुत अच्छा है। बट इसमें दुखी होके बच्चे को लेबल लगा के, छाप लगा के, गुस्सा करके, आपने जैसे ही आवाज तेज किया पढ़ाई के समय में तो बच्चे का एंजाइटी अपने आप ही बढ़ जाता है, फिर जो उसको आता भी होगा ना तो एक फिल्टर ब्लॉक हो जाएगा माइंड, तो आपको कहीं ना कहीं फिर ये सरप्राइज होगा सिमी कि अभी थोड़ी देर पहले बच्चा जवाब दे रहा था अब जवाब नहीं दे रहा है। तो चिल्लाना का चैलेंज क्या होता है, बच्चे के डिफेंसेस ट्रिगर हो जाते हैं। डिफेंसेस क्या क्या होते हैं, या तो बच्चा एकदम फ्रीज हो जाएगा या रोने लग जाएगा। आपको ये देखना पड़ेगा बच्चा घर में इंटरेक्शन में कितनी बार होती है, उस पर थोड़ा मद्देनजर रखते हुए अगर उन एरियाज में काम करेंगे तो बच्चा अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसका। और जब टीचर बच्चों को कुछ बोलते केवल सपोर्ट रखे, कॉल खत्म हो जाए तो बच्चे को, क्योंकि एक हर्ट हुआ है ना, अगर बच्चा बाहर खेलने जाता, पत्थर से चोट लगती तो हर्ट होता, तो आप थोड़ा तो उसको मदद करते, मलहम लगाते। तो अगर बच्चे को टीचर ने थोड़ा डांटा है तो एक हर्ट हुआ है, तो टीचर पे फोकस करने की बजाय जो हर्ट हुआ है, इमोशनल हर्ट, उस पे थोड़ा सा, ओ बेटा आज तो थोड़ा टफ डे था, चलो अब हम कुछ अच्छा कुछ खाते हैं, जो भी है एक मलहम जरूर लगाए, इंस्टेड ऑफ ये सोचने के कि टीचर ने डांट मारा, मैं बच्चे को और समझाती हूँ कि टीचर कितनी सही थी तुम्हें डांट मारने के लिए। बच्चा अपने आप सीख रहा है टीचर के साथ, आप उसकी चिंता ना करें। सो आई रियली होप सिमी इससे आपको मदद होगा। बिल्कुल। इसके साथ ही किरण हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों में उम्र के मुताबिक उनकी स्क्रीन टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को शारीरिक या मानसिक तनाव से ना गुजरना पड़े, इसके बारे में आप हमें जानकारी दें। राइट, सी नेहा, मैं ना इस पे ऑफ कोर्स छोटे बच्चों का तो मेडिकली आपको ये हम सबको समझना जरूरी है कि 2 साल से पहले उनको इतनी सारी चीजें सीखनी है, उनको पेरेंट्स से कनेक्ट सीखना है, उनको आगे पीछे देखना है, उनको टर्न होना है, उनको वॉक करना है, उनको शब्द, लोगों की लिप मूवमेंट देखते हुए शब्द बोलना सीखना, लैंग्वेज डेवलपमेंट। इनफैक्ट नेहा, मैं क्योंकि माता पिता है इस वर्कशॉप में, तो मैं यह बताना चाहूंगी अगर आप 1.5 साल के बच्चे को वीडियोस और डिवाइसेस देंगे तो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो कृपया, इनफैक्ट स्टडीज यहाँ तक आई हैं कि अगर 1.5 साल के बच्चे को अगर आपने डिवाइसेस देना शुरू कर दिया तो ऑटिज्म जैसे साइंस भी बच्चे के अंदर आने शुरू हो जाते हैं, डेवलपमेंटल डिलेज आने शुरू हो जाते हैं। तो कृपया प्लीज बच्चे को टर्न होना है, खड़े होना है, अपनी बैक की मसल स्ट्रॉन्ग करनी है, वॉक करना है, उसको मॉल में भी दौड़ना है, आप कैसे उसको बिहेवियरल भी सीखना है, उसको इमोशंस हैंडल कैसे करना है, फ्रस्ट्रेशन हैंडल कैसे करना है, खाना खाना कैसे सीखना है,
मैं अपने आप को खाना कैसे खिलाऊँ, सॉलिड फूड कैसे खाऊँ, मैं अपने आप को सुलाऊँ कैसे। आप सोचिए कितनी सारी चीज़ें उसको सीखनी है। अगर जितना टाइम आप डिवाइसेस में देंगे, वो चीज़ों से उसका समय रॉब हो जाता है, वो छिन जाता है, तो फिर उसमें डेवलपमेंट डिलेज आएंगे, फिर आप बाद में तकलीफ में आएंगे। सो मेरा ये सुझाव रहेगा, पूरी कोशिश करें कि 1.5 साल के बच्चे को 2 साल 2.5 साल, वो बहुत क्रिटिकल एज है, पहले 5 साल बहुत क्रिटिकल एज है, जितना कम रख सके। इसमें मत जाइए कि पड़ोसी का बच्चा, मुझे नेहा कई बार लोग आके बोलते हैं कि हम इस मॉल में गए या यहाँ होटल में खाने गए या पिकनिक में गए, वहां बस हमारा बच्चा ही था जो स्क्रीन के साथ खाना नहीं खा रहा था, बाकी सबके बच्चे खा रहे थे। सो इसमें मत जाइए कि पड़ोसी का बच्चा के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि बच्चे को वो चाहिए। तो वो उम्र को छोड़ के बाकी उम्र के हिसाब से आप बच्चे के हिसाब से देखें, बच्चा समय पे सो रहा है कि नहीं सो रहा है, क्या बच्चा बाहर खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। ये सोचने के बजाय कि डिवाइस में कितना टाइम बच्चे को देना, ये सोचिए कि बच्चे की बॉडी की और ब्रेन स्टिमुलेशन की क्या नीड्स हैं, बच्चा वो एक्टिविटीज बैलेंस रूप में कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। बच्चे को इन पर्सन दोस्तों से भी मिलना है, बच्चे को आपके साथ जब खाना खा रहे हैं उस समय डिवाइसेस बंद भी करनी है, बच्चे को बाहर अगर घंटी बजी तो दरवाजा खोलने भी जाना है, थोड़े बहुत घर के चोर्स भी जो आप असाइन करेंगे, जो खुद की चीजें होंगी, जो घर की चीजें होंगी, वो भी करनी है। तो ये सारी चीजें देखते हुए देखिए कि कहाँ कहाँ पे डिवाइसेस इम्पैक्ट कर रही हैं, फिर उसके हिसाब से समय का ध्यान दीजिए। सो ऑफ कोर्स अगर आप मेडिकली देखेंगे तो ये डेफिनेटली बोला गया है कि थोड़ा पोस्चर का ध्यान रखना जरूरी है बच्चे का। अगर आप पूरी कोशिश कर सके कि बिस्तर और डिवाइसेस को की शादी ना करें, हमेशा बच्चे को ये बोल के रखे कि अगर आप डिवाइस कर रहे हैं तो आप बिस्तर पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर बॉडी हमारी साइकोलॉजिकली बेड टाइम को स्क्रीन टाइम के साथ कनेक्ट करती है तो नींद आने में और डिफिकल्टी होती है। बच्चा बोलेगा रात के 2 बज गए, बोलेगा मुझे नींद, 12 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा बोलेगा मुझे नींद ही नहीं आ रही है। तो बिस्तर पे डिवाइसेस, कई बार कई ऑनलाइन स्कूलिंग भी है जो मैं देखती हूँ बच्चे बिस्तर से कर रहे हैं, बिस्तर पे डिवाइसेस एकदम बंद कीजिए। ज्यादा अगर बिस्तर का यूज करना है तो बच्चे को बोलिए डिवाइस बिस्तर पे रखिए, आप नीचे बैठिए, राइट। अगर कहीं भी कुछ और ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन बच्चे को बिस्तर में बैठ के या लेट के डिवाइसेस मत कीजिए। दूसरी चीज अगर आप बोलेंगे तो लेट के डिवाइसेस यूज करने का भी डेफिनेटली मना कीजिए बच्चे को, इससे पोस्चर में बहुत फर्क आता है। प्लस कंटिन्यूअसली बच्चा लेटा हुआ है, वो लेटा क्यों है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थकान फील कर रहा है, राइट। अब वो जो थकान फील कर रहा है तो उसको बॉडी की बात सुनते हुए थोड़ी देर लेट के शांति से रेस्ट लेना चाहिए, और उस टाइम पे वो डिवाइस कर रहा है तो ब्रेन तो स्टिमुलेट है, फिर बॉडी में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रही है। जैसे ही वो डिवाइस बंद करेगा कहीं ना कहीं बच्चा रेस्टलेसनेस दिखाएगा, कहीं ना कहीं बच्चा ओवर एक्साइटेड होगा या थोड़ा हाइपरनेस बच्चे में आ जाएगा या झगड़े ज्यादा करने लग जाएगा, कहीं ना कहीं इमोशनल कंट्रोल में फर्क आएगा। तो डेफिनेटली थोड़ा सा ये बिस्तर का भी आप थोड़ा अलग रखेंगे तो बहुत अच्छा है बच्चे के लिए। फिर थोड़ा सा बड़े बच्चों को स्पेशली अगर ये एनकरेज करे कि बेटा आप अभी सोशल, स्पेशली जहाँ पे वो कनेक्ट करते हैं, तो सोशल मीडिया के जो चैलेंजेस हैं वो भी बताना नेहा बहुत जरूरी है। हम केवल ये सोचते हैं कि शारीरिक में बच्चों को क्या फर्क पड़ेगा, बट मानसिक तौर से भी बच्चे को बहुत फर्क पड़ता है। जो सेलिब्रिटीज, जो वीडियोस में जो अवतार्स होते हैं, जब बच्चा कंटिन्यूअसली, यूट्यूब के जो एक्टर्स होते हैं कंटिन्यूअसली घंटों वो देख रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में स्टीरियोटाइपिंग आती है, बॉडी इमेज के चैलेंजेस आते हैं, कॉन्शियसनेस आती है, मैं ऐसी नहीं दिखती हूँ, मैं ऐसा नहीं दिखता हूँ, मेरे फ्रेंड ने मुझे अनफ्रेंड कर दिया। ये बहुत जेन्युइन चैलेंजेस हैं, राइट। सो ये थोड़ा सा अगर आप शारीरिक ग्रोथ, मानसिक ग्रोथ, उसका अगर बच्चे को बैलेंस कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है वहां इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो फिर समय पे ज्यादा ध्यान ना दे, बैलेंस पे ध्यान दे। सो उससे डेफिनेटली आई होप पेरेंट्स को मदद मिलेगा इस इंफॉर्मेशन से। बिल्कुल। इसके साथ ही किरण, हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार घंटों तक स्क्रीन के सामने देखते रहने से बच्चों में कई बार पीठ की दर्द या फिर कमर में दर्द के साथ-साथ सिर भारी होने की भी समस्याएँ हैं जो बनने लग जाती हैं। तो इसके उपाय के रूप में आप क्या सलाह देना चाहेंगी? राइट। सी जिस तरीके से, राइट, मैं इस सिचुएशन को, इसको ऐसा देखती हूँ कि जिस तरीके से जब बच्चा खाना खाते समय स्क्रीन देख रहा है, सी हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में जो ये इंडिकेटर्स घूमते हैं, पूरे केमिकल्स घूमते हैं बॉडी में जो इंडिकेट करते हैं कि अब मुझे नींद आ रही है, हम उबासी लेना शुरू करते हैं,
अब मुझे भूख खत्म हो गई है, स्टोमक से हमारी इंडिकेशन ब्रेन में जाती है, एक फुलनेस की फीलिंग आती है, अब मुझे थोड़ी थकान हो रही है, मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ, राइट? ये जो सारी इंडिकेशंस हैं, जब हमारी ये सारी इंडिकेशंस आती हैं, तो हमारा ब्रेन अगर ओवर स्टिमुलेटेड नहीं है तो वो इंडिकेशन को समझता है और एक्शन करता है उसमें। अब आप सोचिए कि जब बच्चे को इंडिकेशन आ रही है, ओके, कि मैं थोड़ा थक गया हूँ, लेट गया हूँ, लेट बॉडी थोड़ी कंट्रोल में नहीं आई, तो वो अपने पोस्चर को किसी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा करके, क्योंकि बॉडी तो थक रही है ना, टेढ़ा मेढ़ा करके फिर भी स्क्रीन पे लगा रहेगा। तो आप सोचिए कि और प्लस अगर बच्चा कंटिन्यूअसली स्क्रीन के सामने है, तो कहीं ना कहीं ड्राइनेस इन द आईज, क्योंकि पलक भी नहीं झपक पाते हैं कई बार। जो अगर आप नोट करेंगे कि जब बच्चा नॉर्मली कहीं यहाँ घूम रहा है, दूर देख रहा है, तो पलक झपकने का जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मल रहता है। जब वो स्क्रीन के सामने है तो कई बार पलक भी नहीं झपक, जब भी हम पलक झपकते हैं तो हमारा जो पलक का जो लिक्विड है वो रिफ्रेश होता है, तो उसमें भी चैलेंजेस आते हैं। सो ये जेन्युइन चैलेंजेस हैं। तो आपको इनफैक्ट जब बच्चा ऑनलाइन क्लासेस भी करता है, एर्गोनॉमिक मतलब कि बॉडी का ऐसा पोस्चर, जैसे अगर कुर्सी पे बैठा है तो पीछे पिल्लो लगा है, अगर पीछे वुडन कुर्सी है वो लगा है कि नहीं लगा है। बच्चे को अगर आप एनकरेज करें कि जो जैसे शेड्यूल के हिसाब से 1 घंटा में, आधे घंटे में, बच्चे की उम्र के हिसाब से बच्चा ब्रेक लेके घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। सी, अगर आप सिंपल सा एग्जाम्पल देखें, जब आप एक मसल को लगातार इस्तेमाल करेंगे, आई मीन सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज उठाते हैं और उसको लगातार इसको पकड़ के रखेंगे, तो थोड़ी देर में आपका ये शिकायत करने लग जाएगा, राइट? उसी तरीके से अगर आप लगातार अपनी पीठ को एक पर्टिकुलर पोस्चर में रखेंगे, लगातार केवल ब्रेन को स्टिमुलेट किए जा रहे हैं, वीडियोस देख के या गेम्स खेल के या विकिपीडिया या जो भी है गूगल में इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया करके, तो जाहिर है कि ब्रेन भी एक मसल है, वो कहीं ना कहीं आपको शिकायत करने लगेगा। सो वो जो बॉडी के जो पेन्स है उसका इंतजार करने की बजाय आप अगर पहले ही थोड़ा इस पे काम करें, जहाँ पे कि ब्रेक मिल रहा है बॉडी की मसल्स को, और बच्चा कुछ और मसल्स यूज कर रहा है, चाहे वो वॉक कर रहा है, चाहे वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा है, चाहे बैठ के कुकिंग कर रहा है, चाहे जाके अपना नहाने जा रहा है आधा घंटा 40 मिनट। सो ये सारी चीजों में अलग अलग मसल्स यूज होती है। सो जाहिर है कि पेन्स वगैरह आ सकते हैं, तो आप इसका डेफिनेटली ध्यान रखें। बिल्कुल। इसके साथ ही किरण, हम आपसे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जानना चाहेंगे। अभी कुछ वक्त पहले आपने इसका जिक्र भी किया था। कई बार ऐसा होता है ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों ने काफी वक्त दिया, थक जाते हैं पढ़ाई करते करते। थकने के बाद मनोरंजन के तौर पर वो वापस से ऑनलाइन गेम्स पर ही आ जाते हैं या फिर ऑनलाइन वीडियोस देख रहे होते हैं। चूंकि पेरेंट्स भी इस दौरान वर्क फ्रॉम होम में काफी ज्यादा व्यस्त रहते हैं, तो उन्हें भी यही उचित लगता है कि बच्चा कम से कम एंजॉय तो कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या सलाह देंगी? नेहा, इसमें 2 चीज़ें हैं। कई बार एक और रीज़न है कि बच्चा क्यों एंटरटेनमेंट, स्क्रीन बेस्ड एंटरटेनमेंट में जाता है, क्योंकि बच्चा ये बोलता है कि देखो आप चाहते थे कि मैं ऑनलाइन क्लास करूँ या जो भी है, कहीं न कहीं इंप्रेशन आया था कि मैं आपके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। तो देखो मैंने ऑनलाइन क्लास कर लिया, अब मैंने बहुत मेहनत की, अब मुझे ब्रेक चाहिए, राइट? सो मेरा ये सुझाव रहेगा कि इसको एज़ अ ब्रेक ना देखें। बच्चे को जेन्युइनली स्क्रीन से ब्रेक चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाके ब्रेक चाहिए, राइट? सो बच्चे को इस चीज में एनकरेज करें कि इसको ब्रेक आपको लेना है। इनफैक्ट एक दूसरा भी एक रीजन हो जाता है कि खुशी, आपने एक चीज बोला नेहा कि चलो बच्चा खुश है, राइट? लेकिन एक दूसरा भी होता है कि चलो बच्चा शांत है। अगर सपोज बच्चा डिवाइसेस में नहीं है तो हो सकता है 2 बच्चे हैं वो झगड़ा करेंगे, अरे तुमने मेरी पेंसिल ले ली, तुमने ये ले ली, फिर आके माता पिता को शिकायत करेंगे, फिर हमारा समय जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो भाई तुम थोड़ा दूर दूर रहो। बच्चे शांत है, कई बार खुशी से शांत ज्यादा हो जाता है। सी नेहा, हमें इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि हमारा एम ये है कि बच्चों को खुश रखना है। अगर आप ये एम लेके चलेंगे तो बच्चा दिन भर बर्गर खा रहा होगा, और बच्चा दिन भर मोबाइल पे कुछ ना कुछ बैक टू बैक स्क्रीन देख रहा होगा, राइट? सो हमारा एम ये होना चाहिए कि हम कैसे बच्चे को एनवायरनमेंट दे कि बच्चे को एक बैलेंस्ड चाइल्डहुड और ग्रोथ मिले। सो बच्चा
ऑफ कोर्स अशांत होएगा बच्चा, ये सोचेगा मम्मी मैं बोर हो रहा हूँ, आके आपको बोलेगा। लेकिन जब बच्चे को बोर होना भी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा बोर होता है तो जो स्कूल से उसने पूरी इंफॉर्मेशन ली है, जो यूट्यूब चैनल से, दोस्तों से, माता पिता से जो इंफॉर्मेशन ली है, वो कहीं ना कहीं उसमें कनेक्शन जुड़ता है। जब बच्चा बोर होता है, पंखे की तरफ देखता है, तो वो सबकॉन्शियस में जाता है, वहां से इंफॉर्मेशन पुल करता है, जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, जहां जहां केओस क्रिएट हुआ था, और आपसे आके सवाल पूछता है, स्पेशली जो ये प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं, और सवाल पूछता तो आप बोलते क्या तुम फालतू की बातें सोचते रहते हो, जाओ थोड़ा टीवी देख के आओ। बच्चा को सवाल पूछना बहुत जरूरी है ताकि उससे वो कनेक्शन करे। तो आप सोचिए वो डिस्कनेक्ट होता है, सोशली डिस्कनेक्ट होता है। उसका जो उम्र है कन्फ्लिक्ट हैंडल करने का, प्रॉब्लम हैंडल करने का, जब भी बच्चा घर में चुप कोई एक चीज नहीं कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ या तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या तो प्रॉब्लम देखेगा, ये ऐसा क्यों हो रहा है, कल ऐसा क्यों हुआ था। तो वो उस कन्फ्लिक्ट को, जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं, उसका अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब वो जाके अपने लिए सैंडविच बनाता है तो उसकी एबिलिटी बढ़ती है, वाह मम्मी इस बार मैंने थोड़ा सा ना ऐसे ट्राई किया, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। ये सारी चीजें बच्चे के, इनफैक्ट जब वो किताब भी लेके पढ़ता है, कहानी किताब भी लेके पढ़ता है, शब्द डांस नहीं करते, वो एक बहुत बच्चे को शब्द देखते हुए अपने दिमाग में एक्टिवली, हमें लगता है शांति से वो पढ़ रहा है, लेकिन इतना दिमाग में एक्टिविटी चल रहा है, वो फोटो बना रहा है, कितना एक्टिव एंगेजमेंट है ये। लेकिन नेहा, बच्चा तभी किताबें लेता है जब वो पहले बोर होता है। अगर वो बोर ही नहीं हो रहा बैक टू बैक किसी किसी एक्टिविटीज में, तो चांसेस बहुत कम होती है नेहा कि वो बच्चा किताबों की तरफ आकर्षित होगा। तो बच्चों का बोर होना बहुत जरूरी है, ताकि वो ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, मुझे फटक से मैं ये वीडियो चेंज कर दूं, उसमें कहीं ना कहीं एक वेटिंग थ्रेशोल्ड बढ़े, फ्रस्ट्रेशन लेने की हैंडल करने की क्षमता बढ़े, अपने आप के लिए समय निकाल पाए, मैं क्या हूं, हु एम आई, स्पेशली एडोलेसेंट बच्चों के लिए, हु एम आई, इन सवालों पे सोच सके। उसके लिए बच्चे के लिए समय की बहुत जरूरत है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा पेरेंट्स को कि ऑनलाइन स्कूलिंग और स्क्रीन टाइम और मेरा ब्रेक टाइम, बेटा आप थक गए हैं काम करते करते, तो बेटा थोड़ा रेस्ट करना चाहिए आपको। उसमें डिवाइसेस कहाँ आएंगे, डिवाइसेस तब दीजिए जब बच्चा अच्छे स्पिरिट में हो। नहीं मम्मी, अगली बार बच्चा जरूर बोले नहीं मम्मी बिल्कुल नहीं थकी हूँ, मैं तो बहुत फ्रेश हूँ अभी, राइट। आप समझ रहे, बेटा फ्रेश हो तो आपकी वो जो चादर फोल्ड करनी थी वो चादर फोल्ड करो। सो यू हैव टू, कहीं ना कहीं अगर बच्चा ये सोचता है कि मैं बोर हो रही हूँ, मैं थक गई हूँ, राइट, मैं गुस्सा कर रही हूँ, मैं दुखी हूँ, इन सब चीजों को, इमोशंस को हैंडल करने के लिए बच्चा डिवाइस को अटैच करना शुरू कर देता है। आप समझिए कितना हमने कितना बच्चे को कमजोर बना दिया कि वो उसमें वो क्षमता ही नहीं बनेगी कि अनकंफर्टेबल इमोशंस को हैंडल कर पाए। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जब बच्चा लो स्पिरिट में हो तब तो डेफिनेटली आपको मोबाइल को बहुत सोच समझ के देना चाहिए। तब बच्चे के साथ कनेक्शन बढ़ाइए, या फिर बच्चे को बोलिए कि बेटा अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं समझ रही हूँ आप थोड़े दुखी हो, ठीक है आप कुछ और सोचो कैसे इसको हैंडल करेंगे, मैं आपको 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपसे बात करती हूँ या करता हूँ। बट दुखी और डिवाइसेस, सर्वाइवल किट मत बनाइए डिवाइसेस की, वरना बच्चे के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी, एडिक्शन की चांसेस ज्यादा हो जाती है। सो आई रियली होप आपको इससे मदद मिलेगी। थैंक यू। बिल्कुल किरण, इसके साथ ही आपने बहुत ही रोचक बात इस वक्त बताई है कि बच्चों को बोर होना भी बहुत जरूरी है। आई थिंक ये पेरेंट्स के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। जब तक वो बोर नहीं होंगे तब तक वो किसी क्रिएटिव चीज की ओर उनका ध्यान नहीं जाएगा। इसके साथ ही अभी आपने एक बात की जिक्र किया था, सोशली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बच्चे। इससे मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी कि ऐसा होता है जब से बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए हैं, अपने सहपाठियों से न मिल पाने के कारण कई बार ऐसा हो रहा है कि बच्चे काफी अकेलापन महसूस करने लग जाते हैं, और इसके साथ ही उनकी आदतों में भी थोड़े बहुत बदलाव हैं जो पेरेंट्स को अब नजर आने लग गए हैं। तो इन स्थितियों में आप क्या सलाह देंगी पेरेंट्स को? राइट, ये सोशल जब आपने बात किया नेहा, तो अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर कंपनी जो कोडिंग क्लासेस वगैरह बच्चों को देती है, तो उन्होंने कम्युनिकेशन क्लासेस भी शुरू की। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हम कम्युनिकेशन क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से देंगे, और बच्चे के अंदर स्टेज फ्राइट, दूसरों के सामने बोल पाना,
वो झिझक हट जाएगी बच्चे की। पहला क्वेश्चन जो पेरेंट का आया कि स्टेज कहाँ है फ्राइट निकालने के लिए, देयर इज नो स्टेज। मेरा बच्चा ऑनलाइन में तो बोल पा रहा है, लेकिन जैसे ही वो नीचे दूसरे दोस्त के साथ जाता है या जैसे कोई अंकल घुसते हैं लिफ्ट में तो उनको सामने एकदम चुप हो जाता है। सो बच्चे का जो बिहेवियर है ऑनलाइन का और जो इन पर्सन लोगों से बात करनी है, इन पर्सन जब बच्चा पूरी बॉडी देखता है, पूरी बॉडी लैंग्वेज देखता है, फेस के एक्सप्रेशंस देखता है 3D में, उसका इफेक्ट बहुत अलग है। बच्चे के चाहे वो सोशल मीडिया में, सोशल व्हाट्सएप में उसके 10 फ्रेंड हो, लेकिन जब वो नीचे जाता है तो उसको एक फ्रेंड ढूंढने में तकलीफ होती है। कई बार बच्चा वापस आ जाता है बोलते हुए आज कोई भी नहीं आया खेलने के लिए। लेकिन दोस्त कैसे बनाने हैं, और दोस्त अगर नहीं आए हैं तो मैं नीचे अपने आप को कैसे एंगेज करूं, ये भी तो एक सीख है। और जब बच्चा ये गिव अप कर देता है, कोई दोस्त नीचे नहीं आ रहा है तो मैं जाना ही छोड़ देता हूं, तो उसका प्लेटफॉर्म ही छिन गया, तो चांसेस और कम हो गई कि उसको सोशली कनेक्ट मिलेगा। तो आप ये सोचिए कि जस्ट बिकॉज बच्चा घर में फटक से ऑनलाइन में बोल रहा है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा सोशली लोगों के साथ इन पर्सन बात कर सकता है। ऑनलाइन में जैसे मैं बड़ बोले जा रही हूँ बिना स्टॉप के, ऑनलाइन में ये बोलने का है, ऑफलाइन में ये पॉजेस के बारे में है। आप कब दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए, दूसरे की फेशियल एक्सप्रेशन समझते हुए, कब आप भी थोड़ा चुप हुए, कब आप उसको बोलने का मौका दें, कब उस फ्रेंड को कुछ और गेम खेलना है, आपको कुछ और गेम खेलना है, कैसे उस कन्फ्लिक्ट को ठीक करे, राइट। ये फ्रेंड जो था इससे तो आपके कल ही दुश्मनी हुई थी, लेकिन आज यही एक फ्रेंड है जिसके साथ फुटबॉल खेल सकते हैं, कैसे उस जो कन्फ्लिक्ट था उससे बाहर आके आज खेले। ये सारी सिचुएशंस नेहा सोशल में ही मिलती है, इसलिए सोशल कनेक्ट बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। केवल इनफैक्ट जो बच्चे बैक टू बैक केवल दिन भर सोशल में कनेक्ट तो कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है हम इतने सारे शब्द लिख रहे हैं, इमोजी कौन भेज रहे हैं। कई बार मैं ये देखती हूँ नेहा कि बच्चे डिस्कशन शुरू कर देते हैं, इनफैक्ट जो उनकी जो भाषा होती है जो वो इन पर्सन में शायद नहीं यूज करेंगे, राइट, वो भाषाएं बच्चे, क्योंकि इतने सारे एक्सपोजर्स है बच्चों को, यूट्यूब पे रोस्टिंग एपिसोड्स बच्चे देख रहे हैं, ओके, यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी लैंग्वेजेस भी कई बार ऑनलाइन पर्सोना में बहुत डिफरेंट हो जाती है। और आप सोचिए उस बच्चे की तकलीफ जिसको कि अभी अभी कोई ग्रुप से अनफ्रेंड करता है, उसके स्क्रीन में लिखा हुआ आता है कि यू हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस ग्रुप, उसे लगता है बस अब दुनिया खत्म हो गई है। एंड सबसे बड़ी चैलेंज नेहा, जब बच्चा बाहर जाता है या इन पर्सन कोई घर में आया, इन पर्सन किसी से मिलता है, फिर जब वो जो भी हुआ उनके बीच में, चाहे अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हुआ, जब वो पर्सन चला जाता है तो बच्चे को समय मिलता है उस रिलेशनशिप के बारे में सोचने का। फिर अगले दिन सो के उठ के प्रोसेस हुआ, जो डिसऑर्डर हुआ, केओस हुआ, वो प्रोसेस हुआ। अगले दिन जब वो दोबारा उस पर्सन से कनेक्ट करता है तो हल्का सा शिफ्ट आता है। अगर सपोज कोई अनबन भी हुई थी एक दिन पहले तो अगले दिन थोड़ा शिफ्ट आता है। लेकिन जब बच्चा ऑनलाइन होता है, आप सोचिए वो राइटिंग में लिखता जा रहा है कंटिन्यूअसली अपना वेंट की जैसे, लेकिन उसको ब्रेक ही नहीं मिला, उसको अपने इमोशंस प्रोसेस करने का ब्रेक ही नहीं मिला। तो चांसेस बहुत कम होती है कि अगले दिन वो फिर से कनेक्ट कर पाए। और बुलिज्म, साइबर बुलिंग, ये चीजों का भी शिकार होने की बच्चों को बहुत चांसेस होती है। इसलिए बच्चे को सेंसिटिविटी, एक होता है बिल्कुल बंद कर दे डिवाइसेस, एक होता है जहां, क्योंकि हमें पता है हम आज की सदी में रहते हैं, हम जितना रेजिस्ट करेंगे कि नहीं ये बदलाव गलत है, नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं है। सेंसिटाइजिंग द चाइल्ड, कैसे बच्चे को सेल्फ ड्राइव आ सके कि जिस तरीके से हेल्दी फूड की आप आदतें डाल रहे हैं, कैसे प्यार से आप हेल्दी डिवाइस मैनेजमेंट की भी आदतें डाल सके, कैसे वो टूल्स डाल सके पेरेंटल कंट्रोल के बच्चे के साथ बैठ के, कैसे कि देखो तुम्हें घंटे यहाँ दिख रहे हैं इस डिवाइस में, कैसे उसको सेल्फ निर्भर बना सके इस आदत में भी, उससे बच्चे को बहुत मदद होगा। तो ये सोशल कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चा सोचेगा मैं 50 फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, लेकिन पिताजी कमरे से बाहर से या मम्मी बाहर से आ रही हैं, बच्चे ने उठ के भी नहीं देखा, या फिर डिवाइस करते करते दरवाजा खोला और वापस आके बैठ गया, फिर किधर है सोशल कनेक्ट? बॉडी लैंग्वेज का सोशल कनेक्ट तो सीखा ही नहीं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोकस ऑफलाइन और ऑनलाइन को थोड़ा बैलेंस रखें।
बिल्कुल, इसके साथ ही आज हमने काफ़ी सारी जानकारियाँ हासिल की हैं, ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे को होने वाली समस्याओं के बारे में जाना है और इसके साथ ही जाना है कि इनके समाधान क्या हो सकते हैं, जिसके बारे में आपने बहुत ही सारी जानकारियाँ हमें दी है किरण। इसके साथ ही हम चाहेंगे आप हमारे पेरेंट्स को आज जो सारी बातें हमने डिस्कस की है इस वर्कशॉप में, आप हमें संक्षिप्त में उन सभी बातों को पुनः बताएँ। राइट। आई थिंक मेन पॉइंट ऑनलाइन स्कूलिंग के हिसाब से ये है कि बच्चे का उम्र देखते हुए, अगर बच्चा प्री प्राइमरी सेक्शन में है, सो थोड़ा सा ये देखते हुए कि ये सही मीडियम नहीं है बच्चे का टीचिंग का, सो बच्चे को ज्यादा प्रेशर ना डाले, फन रखे, हेलो टीचर आप भी पार्टिसिपेट करें या बच्चे के साथ रहे, बच्चा देख रहा है अच्छी बात है, नहीं देख रहा है सेम कमरे में है, थोड़ा सा लाइट रखे एटमॉस्फेयर। दूसरी चीज जैसे मैंने आपको बोली कि बाकी उम्र के बच्चों के लिए ये जरूर देखिए कि जो बच्चे को बाकी चीजें करनी है अपनी ग्रोथ के लिए, ओके, वो चीजें भी बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। केवल डिवाइसेस पे ही बच्चे को फोकस, डिवाइसेस में ही अगर बच्चे का समय जा रहा है तो उसका बाकी एरियाज में ग्रोथ डेफिनेटली हैम्पर होगा, ब्रेन की सर्किटरी चेंज होती है, आप जो चीज ज्यादा एक्सपोज कर रहे हो वो चीजें बढ़ती हैं, बाकी चीजें प्रून आउट हो जाती है, तो ये चीजें सोचना जरूरी है। तीसरा, ऑनलाइन में स्कूलिंग में इनर मोटिवेशन, जो इनर मोटिवेशन है वो स्वाभाविक रूप से नहीं आता है बच्चों का, ये समझना जरूरी है। तो जितना आप बच्चे के साथ, जहाँ पे आप ये मेजर करें मैथमेटिक्स करते हुए कि मैं कितना बच्चे के ऊपर कंसर्न के हिसाब से बच्चे को कंट्रोल दूं और कहाँ छोड़ दूं उस दिन के लिए, और फिर मुझे कनेक्ट भी करना है, क्योंकि फाइनली आप जितने कनेक्टेड रहेंगे बच्चे के साथ, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसकी, और वो फन रहेगा, लर्निंग को वो विलन नहीं देखेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो धीरे धीरे वापस, अगर बच्चा अभी कुछ चीजें टेम्पररी थोड़ा आपको डिले दिख रहा है तो वापस वो उस धर्रे पे आ जाएगा। लेकिन आपका कनेक्ट बहुत जरूरी है, आप केवल एक चीज के लिए बच्चे से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। लास्ट चीज, अगर टीचर बच्चे को कुछ बोल रही है तो प्लीज आप बीच में बच्चे को अच्छा तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, या दूसरे से कंपैरिजन करना, दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो चीजें थोड़ा, और अगर टीचर बच्चों को डांट भी रही है तो आप थोड़ा सा ये सोचते हुए कि अगर टीचर ये स्कूल में कर रही होती तो मैं तो वहां नहीं होती। इनफैक्ट बच्चा क्योंकि अकेला है अभी स्क्रीन में, तो थोड़ा सा अगर आपने थोड़ा हाथ पे हाथ रख दिया तो वो भी बहुत अच्छा है बच्चे के लिए, क्योंकि कई बार ओवरब्लेमिंग होता है क्योंकि बच्चा अकेला है जो टीचर की बात सुन रहा है, तो ओवरब्लेमिंग हो सकता है। स्कूल में क्या होता है, बड़ा एटमॉस्फेयर है, बच्चे बाकी बच्चे को भी देखता है, कुछ बच्चे स्माइल भी करे तो वो खुश हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, डांट पिट है, बट घर में कई बार इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। सो आई रियली होप ऑनलाइन स्कूलिंग के, और पोस्चर, जो एक और चीज नेहा हमने जो बात की थी कि पोस्चर बच्चे का जरूर ध्यान रखें। पोस्चर जब बच्चे के लगातार स्कूलिंग से भी और डिवाइस से भी बच्चे का बिस्तर और स्कूलिंग को साथ में मत रखिए। दूसरी चीज, अगर बच्चा कुर्सी पे भी बैठता है तो थोड़ा सा अगर बच्चा ने स्कूल के बाद ब्रेक लेना बहुत जरूरी है बच्चे का, नहीं तो बैक प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं हेड प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं बच्चे का रेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाया है वो, और सोशल कनेक्ट, जो बच्चे को उठ के थोड़ा बाहर जाएगा, देखेगा मम्मी खाने में क्या है, पापा आपने आज क्या किया, व्हाटएवर चीजें करेगा, तो उससे बच्चे को सोशल कनेक्ट भी बच्चे को ज्यादा रहेगा। सो इनफैक्ट एक जो मैं लास्ट चीज इसमें जरूर बोलूंगी नेहा, कि ऑनलाइन के साथ ही जैसे इन पर्सन भी शुरू होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं बच्चों को, और जहां शुरू हो भी गया बच्चों को थोड़ी सी चैलेंजेस आएंगे, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बिल्कुल, आज हमने काफ़ी सारी जानकारियाँ हासिल की हैं, क्या करना सही है, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारियाँ ली हैं हमने। इसके लिए सबसे पहले तो किरण आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, पेरेंट्स के सभी सवालों का जवाब दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद नेहा, ये मेरा खुश नसीबी था इस वर्कशॉप में होना, एंड थैंक यू टू ऑल द पेरेंट्स। बिल्कुल। इसके साथ ही हमारे साथ पेरेंट ट्यून की वर्कशॉप में उपस्थित रहे आप सभी पेरेंट्स का हार्दिक धन्यवाद। किरण तेवतिया साइकोलॉजिस्ट और 18 पेटल्स की को-फाउंडर के साथ पेरेंट ट्यून के इस वर्कशॉप में आपको ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को होने वाली समस्याओं का समाधान